बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, फॉर द रीज़न कि एक बच्चे पे जब हम काम करते हैं किसी भी प्रोफेशनल के पास जब वो होता है तो उस पर एक लिमिटेड एफर्ट हो रही होती है प्रोफेशनल एंड पे। आल्दो उसकी क्वालिटी वेरी कर सकती है, गुड की तरफ ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम उसको मिल सकता है, उसको लिमिटेड टाइम जो प्रोफेशनल एंड पे मिलता है, लेकिन एक रीइंफोर्समेंट जो चाहिए होती है वो पेरेंटल एंड पे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के पास गुजार रहा होता है। इसलिए बीइंग पेरेंट्स आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो बच्चे यहाँ पे मेरे पास आते हैं उनके हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो एफर्ट हम कर रहे हैं उनके साथ वो एक टाइम के लिहाज से लिमिटेड है, जाहिर बात है सारे दिन के टाइम को अगर हम देखते हैं, लेकिन उसमें बाकी का जो टाइम है उसमें आपकी सपोर्ट उसी अंदाज से होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैं जब इन बच्चों की देखता हूँ, पेरेंट्स आप भी देखते हैं कि वही चीज़ें जो वो आपके पास होम एनवायरनमेंट में नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल एक चीज़ नहीं खा रहा बिलफर्ज, वो यहाँ पे वो खा रहा है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आपके पास अगर वो एक चीज़ बिहेवियर उसके जो रिएक्शंस हमें मिलते हैं अगेंस्ट रेपिटेटिवनेस रिएक्शंस उसके जो होते हैं वो आपके पास हैं, यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में नहीं है। जो चीज़ें वो यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्सेज दे रहा है बिलफर्ज आपके पास अगर नहीं दे रहा, या जो चीज़ों में उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है यहाँ पे एक्टिविटीज़ इन एनी स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स में या जिस चीज़ में भी, वो आपके पास भी अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बच्चा उसमें एबिलिटी है वो काम करने की, वो उस चीज़ को अपने रिएक्शंस को अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल भी कर सकता है, वो काम जो नहीं कर रहा वो दूसरी किसी एनवायरनमेंट में कर सकता है, लेकिन वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में उसका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, ये बड़ा नेचुरल भी है। ऑटिज्म का स्पेसिफिकली इस चीज़ के साथ क्या लिंक है कि रेपिटेटिवनेस की वजह से वो जिस एनवायरनमेंट में जैसा कर रहा होता है वो वैसा ही करता रहता है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब उसमें जनरलाइजेशन वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि उसको हर एनवायरनमेंट में जनरलाइज किया जाए ताकि जो काम वो एक एनवायरनमेंट में कर रहे हैं वही काम वो दूसरे एनवायरनमेंट में भी करे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी पेरेंट्स समझनी बहुत ज़रूरी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जितना मैंने अपने लाइफ में समझा है अब तक, उसमें किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आई ऑलवेज हाईलाइट दोज टू द पेरेंट्स, ताकि आप भी पेरेंट्स उन चीज़ों को समझ भी सकें और उन चीज़ों को फोकस भी कर सकें। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। वन इज कि उसकी प्री लर्निंग स्किल्स हमने डेवलप करनी होती है। प्री लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं, वो कॉग्निटिव स्किल्स बेस्ट जो चीज़ डेवलप कर पाती है दैट इज प्ले या इंटरेक्शन जो हमारा होता है उसके अंदर हमने उसकी वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होती है जो उसकी फाउंडेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है फॉर लर्निंग। उन प्री लर्निंग स्किल्स को यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करता हूँ कि बच्चों के साथ डिफरेंट एजेस के बच्चों के साथ मैं उसको डिफरेंट अंदाज में करा के करता हूँ ताकि बीइंग पेरेंट्स आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि प्री लर्निंग स्किल्स क्या होती है और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, आपको आइडिया मिल जाता है। सेकेंड थिंग जो उसमें हमने करनी होती है ऑटिज्म को फाइट करने के लिए, वो हमने उसके जो ESD फीचर्स हैं उनके काउंटर काम करना होता है। हमारा इंटरेक्शन जो बच्चे के साथ होना चाहिए इन ऑल एनवायरनमेंट्स एंड फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे, वो अगर ESD फीचर्स के काउंटर नहीं होगा, अगर वो ESD फीचर्स को रिड्यूस नहीं करेगा तो फिर आपका जो प्री लर्निंग स्किल्स वाला एरिया जो आप सिखा रहे हैं या आप कोई और भी स्किल जो उसको सिखा रहे हैं मुख्तलिफ लेवल के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, खा वो कम्युनिकेशन है, खा वो एकेडमिक्स है, खा वो सोशल इंटरेक्शन है, खा वो बिहेवियर्स है, जो भी चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं बच्चे को, शायद वो उसको उतना अच्छा लर्न न कर सके अगर आपका इंटरेक्शन का मेथड उसके साथ जो है वो एक स्पेसिफिक मेथड ना हो जिसमें कि उसके ESD फीचर्स रिड्यूस होने बहुत ज़रूरी है। अनलेस ये रिड्यूस करना कोई इतना नामुमकिन काम नहीं है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। सिर्फ इसमें आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, वन थिंग।
सेकेंडली उसमें एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है, एक लगातार आपने उनको बिहेवियर पे एक अरसे के लिए रेगुलर पीरियड के लिए आपने उस पर काम करना होता है। अब जब हम रेगुलर वे पे काम करते हैं तो वो चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। पीएचडी फीचर्स क्या होते हैं, जो मेन फीचर जो उसकी डेवलपमेंट में हाइल होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तवज्जो का फैक्टर आ जाता है कि वो अटेंशन नहीं देता। अटेंशन देता है लेकिन अपनी मखसूस चीज़ों में तो देता है, बाकी जहाँ पे सराउंडिंग में क्या हो रहा है या हम जहाँ अटेंशन दिलवाना चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं अटेंशन देता। इस चीज़ को हमने एड्रेस कैसे करना होता है कि हम उसको आदी करते हैं कि वो हर दफ़ा हमें जब भी हम उससे कुछ इंटरेक्शन करें किसी भी अंदाज में, वर्बल इंस्ट्रक्शन के तौर पे, विजुअल स्टिमुलेशन के तौर पे, जेस्चरल के तौर पे, जो भी टाइम हो या हम इंटरेक्शन ना भी कर रहे हो तो उस बाकी टाइम के अंदर भी एटलीस्ट वो लॉस्ट ना हो, अटेंटिव हो इन द सराउंडिंग, जहाँ पे जो भी काम उसमें हो रहा है उस सराउंडिंग में, उसमें वो अलर्ट और एक्टिव हो फॉर द मैक्सिमम, इमेजिनेशन में ना हो, लॉस्ट ना हो, ये चीज़ इंश्योर करना जरूरी होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे इन द पीरियड जहाँ जो बच्चा यहाँ पे हमारे पास टाइम गुजारता है उसमें वो ये इंश्योर है टू द मैक्सिमम। यहाँ से जाता है गाड़ी के अंदर, घर के अंदर जो टाइम उसका गुजरता है टिल ही गोज टू बेड एंड अगेन कम्स टू स्कूल इन द मॉर्निंग, इस पीरियड के अंदर आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उसको इन चीज़ों के लिए अटेंटिव रखें कि वो अटेंशन दे, और उसका एट द सेम टाइम अटेंशन देने का जो स्पैन है वो भी आगे तक इनहेंस हो, इंक्रीज हो, सो दैट कि वो लर्निंग भी उसकी जितनी अटेंशन का स्पैन उसका ज़्यादा होगा उतना उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को फोकस करना या उसको लर्न करना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ उसमें जो उसकी प्रोसेसिंग है, कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं, जहन जहाँ पे इस्तेमाल होना होता है, उन चीज़ों को बढ़ाना होता है हमने, और उसके लिए बेहतरीन प्रोसीजर जो मैंने देखा है वो क्या होता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सिखा दें। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक एप्पल दो तो वो एक एप्पल दे। इंस्ट्रक्शन ये है दरवाजा बंद करो तो वो दरवाजा बंद करे। इंस्ट्रक्शन ये है अगर किसी को कोई चीज दे के आओ जो कमरे से बाहर है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये कलर बताओ क्या है। जो भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को जब हम प्रोसेस करवाते हैं तो अब वो बच्चा जो है उसमें लर्निंग होती है उसकी, क्योंकि उसको एक लिंक पैदा होता है, बनता है कि जो आवाज गई या जो स्टिमुलेशन हमने दी जिस भी सेंस के जरिए उस पे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हम उसको वो सिखा रहे होते हैं। अगर तो वो उस चीज को रिस्पॉन्ड कर दे खुद तो वेरी गुड, उसको हम अप्रिशिएट कर देते हैं। लेकिन अगर वो उसको रिस्पॉन्स ना दे बिलफर्ज तो अब उस सूरत में हमें क्या चाहिए कि हम उसको जो है इंस्ट्रक्शन दोबारा दें अटेंशन लेके, और उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में हेल्प कर दें, पकड़ के करवा दें, प्रॉम्प्ट क्यू दे दें, जो भी अंदाज उसमें हेल्प का हो सकता है हम उसको उस हेल्प देके उस काम को प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स उसका जो होना चाहिए, करेक्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो हम रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जब हम ये रिस्पॉन्स ले लेते हैं अब उसमें एक लर्निंग होती है, जो उसने सुना, वही उसने देखा, वही उसने किया, इवेंचुअली रिजल्ट क्या हुआ तो उसकी लर्निंग हुई, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी डेवलप हुई कि इस तरह की स्टिमुलेशन पे इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए था, वो इसने लर्न करता है, बच्चा एक्सपीरियंस करता है। थर्डली उसमें इंपॉर्टेंट चीज उसका रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, जो कि ऑटिज्म में हमें हर चीज में मिलता है, उसके हर पार्ट में हमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न नजर आता है। अब वो रेपिटेटिव बिहेवियर को ब्रेक करने के लिए उसका ये हमें क्या करना होता है कि हमें हर चीज को रैंडम कर देना होता है। हम एक चीज को सिखाने के लिए तो शायद उसको रिपीट करवाते रहे। एक बच्चे को अगर मैं आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूँ एप्पल की तो वो उसको नहीं आता तो मैं उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि एप्पल गिव मी एप्पल, पॉइंट एप्पल। लेकिन द मोमेंट आई फील कि उसको वो एप्पल को आइडेंटिफाई करना जो मेरा गोल था वो उसने जब कर लिया, अब साथ ही उसको रैंडम करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो क्या होगा, वो मेरा बार बार रिपीटेडली सेम पैटर्न जो है वो उसको रेपिटेटिव बिहेवियर को बढ़ाएगा और उसकी लर्निंग अगेन डिले में जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ऑटिज्म के अंदर वो हाइपर एक्टिविटी होती है, कि उसको हाइपर एक्टिविटी को हमने रोकना होता है। ऑब्वियसली रेपिटेटिवनेस और हाइपर एक्टिविटी की जो सोर्सेज हैं, जिस तरह से प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है हाइपर एक्टिविटी में, इनअटेंशन में। सिमिलरली स्क्रीन्स का एक्सपोजर जो होता है किसी भी अंदाज में जो होता है, गैजेट कोई भी हो, वो उसके रेपिटेटिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी और लैक ऑफ प्रोसेसिंग सबको बढ़ा रहा होता है। तो इसलिए इन दो चीज़ों को एलिमिनेट करना टूवर्ड्स जीरो और टूवर्ड्स मैक्सिमम मैं कहूँगा वो बहुत ज़रूरी है। शायद उस सूरत में स्क्रीन दिखा देना या कभी कभार कोई प्रोसेस फूड दे देना इज एक्सेप्टेबल टू मी,
अगर बच्चा उसको जब रोके या जब उसको मना करे तो वो उसको टॉलरेट कर ले, वो उसको अंडरस्टैंड कर ले कि मैंने ये नहीं करना। अगर इस लेवल पे बच्चा हो तो फिर शायद मैं कभी कभार उसको वो प्रोसेस फूड कोई शुगरी आइटम दे भी सकता हूँ, या वो अगर टॉलरेट कर लेता है इस चीज़ को, जब मैं उसको मना करता हूँ कि नहीं अभी स्क्रीन नहीं आपने लेनी है या आप स्क्रीन के बजाय ये काम करें, तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले और टॉलरेट कर ले, तो ऐसी सूरत में शायद मैं उसको समटाइम्स ओकेजनल एक्सपोजर दे भी दूँ। लेकिन अगर वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता या उसके अंदर उस हाइपर एक्टिविटी इतनी है कि वो अटेंशन नहीं दे पाता, और जब मैं रोकता हूँ तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, रिएक्ट करता है सुयरली, तो फिर शायद उसको टुवर्ड्स जीरो ही होना चाहिए। ये प्रोसेस करते हुए प्री लर्निंग स्किल्स सिखाते हुए और एएसडी फीचर्स को रिड्यूस करते हुए इस प्रोसेस के अंदर बच्चा फॉर श्योर बिहेवियर्स शो करता है। बिहेवियर्स क्या होते हैं? बिहेवियर्स में वो कोई भी बिहेवियर रिएक्शन के तौर पे शो कर सकता है, जिसमें कि जब उसकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है, जब वो रिपीट करना चाह रहा है हम उसको रिपीट नहीं करवाने दे रहे, जब वो अटेंशन नहीं देना चाहता हम उसकी अटेंशन लेना चाहते हैं, जब वो एक चीज़ को प्रोसेस नहीं करना चाहता और हम उसको प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो वो रिएक्शन उसका बड़ा नेचुरल है। वो रिएक्शन जब हम लगातार कंसिस्टेंटली जब हम काम करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्री लर्निंग स्किल्स उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, वो चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, बेहतर होती रहती हैं, इम्प्रूव करती रहती हैं। एट द सेम टाइम दूसरा हमारा जो मेथड ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होता है, जिसमें कि हम उसके एएसडी फीचर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं। जब ये दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, अब इसके अंदर दौरान जो है, इस प्रोसेस के दौरान जो उसके बिहेवियर शुरू में हमें मिलते हैं वो शायद इतने ज्यादा सुवेरिटी में, लेकिन जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो वो रिड्यूस होते होते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आती जाती है, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी वीकर होते जाते हैं, और उसमें कॉग्निटिव स्किल्स भी उसमें इंप्रूव होती जाती हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो बिहेवियर उसके जो शुरू में रिएक्शन जो टॉलरेट नहीं कर पाता था, रिएक्ट करता था, वो ग्रेजुअली जो है फेड होते होते खत्म हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहां पे आता है कि जब ये काम लगातार ना हो, कभी हमने किए कभी हमने ना किए, प्रॉब्लम्स तब आते हैं। इनकंसिस्टेंसी जब होती है, जब उसमें लगातार होता है तो वो चीजें इंप्रूव करती रहती हैं, एक ग्रेजुअल के अंदर प्रोग्रेसिव रहती हैं। दूसरा प्रॉब्लम उसमें लर्निंग में, डेवलपमेंट में क्या आता है कि वो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स जो शो कर रहा होता है होम एनवायरमेंट्स में, खास तौर पे मैं देखता हूँ, मैं मोस्टली जो पेरेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं, जब उनको मैं यहाँ के अपने पास जो उसके इस एनवायरनमेंट में जो उसके बिहेवियर है उनके साथ रिलेट करता हूँ, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो वो बिहेवियर यहाँ पे टुवर्ड्स जीरो होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। उसकी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में हम शुरू दिन से ही उसको वो काम नहीं करने देते जो अनएक्सेप्टेबल हो। हम उसको भागने नहीं देते, हम उसको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन उसको मजबूर कर देते हैं बैठने के लिए, और उसको रिप्लेसमेंट भी देते हैं एक्सेप्टेबल बिहेवियर की कि बैठ के क्या करना है। फिर जब वो बैठ के करने लग जाता है, फिर हम उसको समटाइम्स बगैर एक्टिविटी के भी बिठाते हैं, आइडल सिटिंग जिसको मैं कहता हूँ, ताकि वो ये ना आदत बन जाए कि वो बैठे और हर वक्त काम ही करता रहे, कभी वो बगैर किसी एक्टिविटी के भी बैठे। सिमिलरली हम उसको अपनी इस एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में उसको जनरलाइज भी कर देते हैं कि अगर वो मेरे पास उस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है जिसको जो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर उसका दूसरी एनवायरनमेंट में मेरे टीम मेंबर्स के साथ भी हो, इंडोर एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटी के दौरान भी हो, ग्रुप एक्टिविटी के अंदर भी हो। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो जो चीज हमने उसकी मॉडिफाई की होती है बिहेवियर की, वो जनरलाइज हो जाती है और वो हर एनवायरनमेंट में बच्चा उस तरह से करने लग जाता है। नाउ the child is very good in this environment, but the same child may be very hyper, very aggressive, very disruptive in other environments like home environment या outdoor में कहीं पे पेरेंट्स के साथ जो अगर मैं देखूं, उसकी वजह जो सिंपल है वो ये है, समझ आती है कि वो ये बच्चे, उन बच्चों को उस एनवायरनमेंट में उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा, शुरू से जो रहा पैटर्न वो ऑब्वियसली एक अवेयरनेस ना होने की वजह से, कुछ कंस्ट्रेंट लिमिटेशन पेरेंटल एंड होने की वजह से, नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, वन वे और अदर अब तक वो उस तरह से हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन अब से ऑनवर्ड आपको चाहिए कि आप टारगेट कर लें कि हमने ये बिहेवियर इसके एक्सेप्ट नहीं करने हैं, हमने उसको
मॉडिफाई करना है। अब वो मॉडिफिकेशन का जो फेज है वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा वाले टाइम में नहीं होगा। बी रेडी टू डू इट फॉर लॉन्गर पीरियड, 2 to 3 वीक्स, 1 मंथ इवन अगर आपको काम करना पड़ता है तो आपको वो काम उस तरह से करना चाहिए उस बिहेवियर पे। एक बच्चा नहीं, सिंपल प्रोसीजर प्रॉम्प्टिंग का हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को हम कहते हैं, मैं ईटिंग ड्रिल की बात करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ ये खाओ, वो फ्रूट की एक्सेप्टेंस नहीं है या कुछ रोटी के सालन के कोई स्पेसिफिकली है, व्हाटसोएवर इट इज। जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर ले, वो खा ले बिल्कुल, तो वी अप्रिशिएट इट, वेरी गुड, रीइंफोर्समेंट के तौर पे हम उसको अप्रिशिएट कर देते हैं। लेकिन अगर इन केस वो ना उसको करेक्ट रिस्पॉन्स दे, यानी कि ना खाए या ना करे जो मैंने कहा था मुझे मार कर दो, उसने मार कर नहीं दिया, अब इस सूरत के अंदर क्या होगा, मुझे नेक्स्ट दोबारा उसको बार बार नहीं कहना, बल्कि नेक्स्ट टाइम जब कहना है तो प्रॉम्प्ट से रिस्पॉन्स लेना है। जब ये मेथड हम इमीडिएटली करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको कहूंगा मार कर दो, तो अब मैं मार कर दो के बाद उसको वेट नहीं करूंगा कि वो ना करता है कि नहीं करता, बल्कि मैं उसको पॉइंट कर सकता हूँ मार्कर की तरफ, मैं उसका हाथ फिजिकली उस पर ले जाकर उससे पकड़ के ले सकता हूँ। स्टार्ट इस तरह से होता है इन बच्चों का, ये पकड़ सकते हैं, मार्कर की आइडेंटिफिकेशन भी है, लेकिन इनका एक बिहेवियर होता है कि दूसरे की इंस्ट्रक्शन पे नहीं करना, बिकॉज उनकी आदत है कि उनकी बात मानी जाए, उनका जो दिल में हो वो काम किया जाए, उस तरह से ही हो। अब वो जो उनके दिल में है या जो वो करना चाहते हैं, वो उनकी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब अगर हम उसको ना चेंज कर पाए बिल्कुल, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो बच्चा अपने एएसडी पैटर्न को फॉलो करता रहेगा और वो सुयर की तरफ जाता रहेगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर हम उसका ये पैटर्न चेंज करें, उसमें ये चीज लाएं कि उसको उसमें एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट करना है और उस तरह से करना है जिस तरह से हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इस जब आप होम एनवायरनमेंट में उसको एक दफा, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो बैठता नहीं है बिल्कुल, आप उसको कहते हैं प्लीज सिट डाउन, वो बैठ, अगर तो उसमें वो बैठ गया तो वेरी गुड, लेकिन अगर वो ना बैठे और आप उसको इस तरह देखेंगे ये तो बैठता ही नहीं, हाइपर एक्टिव है बहुत ज्यादा, और आप उसमें एफर्ट ही ना करें बिठाने की, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा वो रेपिटेटिव है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो रेपिटेटिव है, वो उसी पैटर्न को रिपीट करता रहेगा, वो उसको चेंज खुद नहीं कर सकता। या वही बच्चे को यहाँ पे जब हम कहते हैं बैठो, वो नहीं बैठता तो हम पकड़ के बिठा देते हैं, हम उसके लिए अट्रैक्टिव बना देते हैं, वहां पे इंटरेस्ट उसका क्रिएट कर देते हैं ताकि वो वहां पे बैठने को तरजीह दे। एट द सेम टाइम हम उसके लिए उसका ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा कर देते हैं कि जहां पे उसको स्पेस ऑफ मैनूवरिंग, जब बाहर निकलने की, उठ के जाने की स्पेस ना नजर आए, फिजिकली उसको पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, बिठा देते हैं। ये पैटर्न जब हम शुरू दिन से करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, विद इन दिस पीरियड वो बच्चा रेपिटेटिवनेस की वजह से, आप कह लें कि रेपिटेटिवनेस की वजह से ही वो आदी हो जाता है बैठने का। बट इन दिस एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट के अंदर वो बैठने का आदी हो गया, अब उसको जनरलाइज होने की जरूरत है इस कमरे से बाहर दूसरी जगह पे भी बैठने की। वो जनरलाइजेशन का पार्ट हम यहाँ पे अपनी एनवायरनमेंट में तो यहाँ पे करवा देते हैं, लेकिन होम एनवायरनमेंट में या बाहर पार्क में जाके या किसी मॉल में जाके वहां पे उसको चीजों को जनरलाइज कैसे किया जाए, ये वो पार्ट है जो पेरेंटल एंड पे आप लोगों के पास आ जाता है। अब आपने जब एक दफा देख लिया कि ये बच्चा बैठ जाता है, बैठ सकता है, कर सकता है, खा सकता है, जो भी पार्ट हम बात करते हैं बोल सकता है, अब वो जो आपने उसकी प्रोसेसिंग देख ली है, अब आपको यकीन होना चाहिए कि अगर यहाँ बैठ सकता है तो वहां भी बैठ सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते बच्चे कि अगर यहाँ पे मैंने बिठाया या मैंने उसको समझाया, काउंसल किया कि घर जाकर भी आपने बैठना है, तो आई शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये घर जाके बैठेगा। क्यों? फॉर बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर इन दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जैसे ही वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा वो काम करेगा जो उस एनवायरनमेंट में उसने ज्यादा की है। अब वो खा पर्दे खींच के गिराने वाला काम है, खा वो स्पिटिंग है, खा वो रनिंग है, खा वो जंपिंग है, खा वो थ्रोइंग है, व्हाटसएवर थिंग्स जो बच्चे ने उस एनवायरनमेंट में ज्यादा की है, वो उसका यूज टू हो गया, वन, वो रेपिटेटिव है, वो उनको उस एनवायरनमेंट में रिपीट करेगा। रिजल्ट इसका क्या, अगर आप उसको चेंज ना कर पाएंगे वहां पे, तो यू आर नॉट सपोर्टिंग माय एफर्ट्स व्हिच वी आर पुटिंग इन ओवर हियर, फॉर द रीजन कि उसको दिन के एक लिमिटेड पीरियड के अंदर तो हम एक ऐसी एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें वो पॉजिटिव वे में चीजें कर रहा है, लेकिन एक बड़ा पीरियड उसके दिन का ऐसा गुजर रहा है जिसमें वो चीजें प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बल्कि उसके ऑपोजिट हो रही है।
रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि वो चीजें करने का आदी रहेगा, वन थिंग, और इवेंचुअली उसकी डेवलपमेंट में डिले आता रहेगा। तो टीम वर्क क्या है? टीम वर्क ये मेरी कोशिश होती है, मेरे पास जो स्पेसिफिकली बच्चे आते हैं यहाँ पे, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बीइंग बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग्स, मैं वही चीजें आपको बीइंग पेरेंट कन्वे करूं कि आप भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करें और इस पे इम्प्लीमेंटेशन आपके एनवायरनमेंट में होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आएगी या आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो मेरी अपनी एफर्ट के रिजल्ट्स मुझे उतने नहीं मिलेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूं कि मेरे पास जो बच्चे इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, उनके पेरेंट्स मेरे साथ मिलके इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए मैक्सिमम पॉसिबल इंश्योर करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, जो कि उसके जिसकी वजह से क्या होता है कि उन बच्चों की वो चीजें जो मैंने टारगेट की होती है, वो वही चीजें होम एनवायरनमेंट में और दूसरी एनवायरनमेंट्स में भी काम करने से जल्दी अचीव हो जाती हैं। इन बच्चों का टाइम एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे वो बच्चे जो बिलो 5 इयर्स हैं, उनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके पैटर्न अभी उतने स्ट्रेंथन नहीं हुए होते। ऑल्दो रेपिटेटिवनेस की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स भी हमें मिलते हैं, बिलो 3 इयर्स भी मिलते हैं, बट वो इतने स्ट्रेंथन नहीं हुए थे जिनको मोल्ड न किया जा सकता हो। हमें मैनेजमेंट के अलावा मॉडिफिकेशन की तरफ ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन ये टीम के तौर पे अगर आप उन चीजों को ना कर पाए तो फिर ऑब्वियसली वो उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो है वो चीजें नहीं हो सकती हैं जो कि उसकी होनी चाहिए उस अंदाज की डेवलपमेंट का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन जनरलाइजेशन, आपने उसमें चीजों को जिस तरह से करवाया एक एनवायरनमेंट में अपने पास, फॉर एग्जांपल फादर ने वो काम करवा लिया, अब वो काम मदर के साथ भी जनरलाइज उस एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास जो बच्चा का जो रिस्पॉन्स करेक्ट दे देता है, अब उसको मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, इंडोर आउटडोर, किचन, क्लासरूम, उन एनवायरनमेंट्स में भी जनरलाइज करवाता हूँ। फॉर द रीजन क्योंकि उसने जो काम मेरे साथ बैठ के इस मेरे रूम के अंदर उसने किया है, वो काम वो दूसरी क्लासरूम्स में और एनवायरनमेंट में दूसरे लोगों के साथ अगर मैं उसको जनरलाइज ना करूं तो रेपिटेटिवनेस की वजह से क्या होगा कि वो उन चीजों को उस तरह ही करने का आदी होगा। मेरे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक इंडिविजुअल के साथ वो उन चीजों को करेगा, बाकियों के साथ नहीं करेगा। ये चीज समझना आपके लिए होम एनवायरनमेंट में भी बड़ी जरूरी है कि अगर वो किसी एक एनवायरनमेंट में होम की एनवायरनमेंट में किसी एक पार्ट में एक इंडिविजुअल के साथ जो काम कर रहा है वो उसको दूसरी जगहों पे भी करवाने जरूरी होते हैं। क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो चीजें हमने बात की है, एएसडी पैटर्न्स को डिक्रीज करना, प्री लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करना, बिहेवियर्स को मैनेज करना और मॉडिफाई करना, ये हमें कब तक करना पड़ेगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें हमारे जहन में आता है कि इज इट अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, कि हमें सारी जिंदगी ऐसा करना पड़ेगा, और अगर लाइफ लॉन्ग नहीं है तो कब तक करना पड़ेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ये चीज अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते भी हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक एस्टिमेटेड टाइम दे देता हूँ कि टेंटेटिवली हमें इतना पीरियड ये लगातार काम करने से ये चीजें फर्क आएंगी। वो एक एस्टिमेटेड टाइम है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको एज अ टीम मेंबर एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ दैट वाज एन ईयर फॉर सम चाइल्ड, तो एक साल के अंदर वो इतना इंप्रूव कर जाएगा कि ये काम कर लेगा। तुम्हारी एक्सपीरियंस हो उसकी एज और सोसाइटी ऐसी है, लेकिन उस 1 ईयर के अंदर अगर वो चीजें उस तरह से आपके एंड पे ना हो पाए तो फिर वो टाइम एक्सीड कर जाएगा उस एस्टिमेटेड टाइम से। दिस इज द रीजन मैं ये जो सारी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बीइंग पेरेंट एक सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है कि मैं और आप समझ सकें कि ये हमारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, 1, उनके प्रॉब्लम की रीजंस क्या हैं, 1, 2, और एट द सेम टाइम उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पे हमें क्या करना है। तो जब
हाँ, जब हम सारे दिन के अंदर उसकी रूटीन को स्ट्रक्चर करते हैं, उसको वो वाले टाइम नहीं मिलते जिसमें कि वो अपने एएसडी फीचर्स की प्रैक्टिस मिल रही हो, इन अटेंशन या लॉस्ट वाले फेजेस में हो, या रेपिटेटिव वाले एक्ट्स कर रहा हो, या हाइपर एक्टिविटी वाले एक्ट्स कर रहा हो, या वो लैक ऑफ प्रोसेसिंग वाले पार्ट में टाइम गुजार रहा हो। जब हम ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं देते, उधर से हम उसको रिप्लेस करते हैं विद अप्रोप्रिएट स्किल्स, अब वो बच्चा प्रोग्रेसिव होता है। स्टार्ट में दिक्कत आपको बीइंग पेरेंट होम एनवायरनमेंट में बहुत होगी, ऑब्वियसली मुझे भी होती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मेरे ज़हन में आ रहा है जो बैठना बिठाना भी उनको एक बहुत बड़ा मरहला था, लेकिन विद इन डेज वो बैठना शुरू कर देते हैं, विद इन डेज दे स्टार्ट प्रोसेसिंग डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। एक काम जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सीवियर केसेस भी मुझे ख्याल आ रहे हैं कि वो भी विद इन 7-10 डेज 15 डेज की कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। हमें पेशेंटली और अंडरस्टैंडिंग के साथ फोकस्ड वे में कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। दिस व्हाट इज द ओनली डिफरेंस। सो आई ट्रस्ट के आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द थिंग्स के जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, जिनके अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, जिनमें इनअटेंशन है, जिनमें लैक ऑफ प्रोसेसिंग है, जो हाइपर एक्टिव हैं, जिनके बिहेवियर इश्यूज हैं, जो कम्युनिकेशन में वीक है, स्पीच में नहीं है या वीक स्पीच है, डिलेड है, या सोशल इंटरेक्शन उनका अच्छा नहीं है, या ये सारे एएसडी के फीचर्स कम या ज़्यादा जिस भी बच्चे में हैं, उन सब के साथ मेथड ऑफ वर्क यही है, स्ट्रेटजी जो ये। अब इसमें डाइट के हवाले से क्वेश्चन अराइजेस कि हम इनको क्या दें। एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए। बैलेंस डाइट से भी मुराद ये है कि उसमें अगर वो एक ही चीज खा रहा है रिपीटेडली, तो वो रेपिटेटिव बिहेवियर को भी तो बढ़ा रहा है। अब उसमें पैटर्न ऑफ टेकिंग फूड क्या है, एक बच्चे का पता लगे कि वो रोटी प्लेट के बजाय टेबल पे रख के या जमीन पे रख के खाता है। अब अगेन एक रेपिटेटिव पैटर्न है, तो उसको हम वो आप अपनी इन्वायरमेंट में उन सारी चीज़ों को जो इस तरह के जो ऑड बिहेवियर उसके होते हैं या जो रेपिटेटिव एएसडी पैटर्न हमें जो मिलते हैं, उनके मौके रिड्यूस कर देते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा छलांगे लगाता है, हम उसकी अपॉर्चुनिटी रिड्यूस कर दें कि वो छलांगे ना लगाए, तो वो बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा। हम उसको ऑन इंस्ट्रक्शन वही काम करवा दें। जब हम उसको पार्क में लेके जाएं, जब हम घर में कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, तो अब वहां पे हम उसको ऑन इंस्ट्रक्शन जंप करवा दें, तो वो जंपिंग उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन वैसे वो जो जंप लगाता था वो उसके लिए नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगी डेवलपमेंट में। तो ये वो चीजें हैं जो बीइंग पेरेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बीइंग पेरेंट इन चीजों को अंडरस्टैंड करें और एट द सेम टाइम इन पे काम भी करें और इनको फोकस करें इनको हर अपनी इन्वायरमेंट में। वी आर ऑलवेज available for any sort of assistance, guidance or any thing which we can, ऐसा कोई काम जो हम वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम आपको कर रहा है उसको यहाँ पे ड्रिल करवाने के लिए we are always there. Me and my team members are always available. Don't hesitate to put us share us the issues. We will guide you definitely for that. लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट ऑब्वियसली वो आपके एंड पे ही आता है, वो आपने ही करना है। आप कंप्लायंस में जितना अच्छा आपके साथ बच्चा आ जाएगा, जितना अच्छा बच्चा आपके साथ उसमें कंप्लायंस में आ जाएगा, जितना अच्छा आप उसको बिहेवियर्स को उसके को मैनेज कर लेंगे अपनी इन्वायरमेंट में। असल प्रॉब्लम बिहेवियर्स का होता है, ये बिहेवियर्स उसको सीखने नहीं देते। ये बिहेवियर्स उसके क्यों बड़े हुए होते हैं? बिकॉज ऑफ एएसडी फीचर्स। ये बिहेवियर्स उसके क्यों बड़े हुए होते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक स्किल्स। ये चीजें जब उसकी हम डेवलप कर लेते हैं, बेसिक स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, प्लस एएसडी फीचर्स को रिड्यूस कर देते हैं, उस वक्त तक हमें बिहेवियर्स को मैनेज करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि जितना हम इसको कंसिस्टेंटली करते हैं, समझ के साथ करते हैं, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज करते हुए, उतना ये चीजें इंप्रूव कर जाती हैं। तो आई होप एंड ट्रस्ट दैट दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि इन बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये अपनी इन्वायरमेंट में चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी और उसमें आपको स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उसकी भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और वी विल बी एबल टू हेल्प दीज किड्स
इन अ टीम वर्क, जिसमें कि आप और हम यहाँ पे मिल के सारे दिन के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी टाइम और एनवायरनमेंट बच्चे को देनी चाहिए, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है। मैं जितने भी बच्चे यहाँ से इम्प्रूव होते हैं, जिस एरिया में जितना इम्प्रूव होते हैं, लेट मी टेल यू दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई डू। और मैं इसको कंसिस्टेंटली करता हूँ, प्लेफुल अंदाज में, पेयरिंग भी उनके साथ, बच्चों के साथ रखता हूँ, और एट द सेम टाइम उसमें उनको कंप्लायंस में भी रखता हूँ। ये बच्चे कर सकते हैं, एट टाइम्स हमें इनको पुश करना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है कि ये करो। जब हम वो क्यों नहीं कर रहे होते, इसको समझना जरूरी है, बिकॉज वो काम उन्होंने उस तरह पहले नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं वो मिसाल दूँ, वो बच्चे की जिसकी बात की कि वो रोटी जमीन पे रख के खाता है, या पैकेट एक लेता है किसी चीज़ का खाने वाला एग्जाम्पल होती, तो वो पहले उसका चूरा करता है और फिर खाता है। वो एक रेपिटेटिव पैटर्न है, उसने उस तरह ही किया है, वो उसको उस तरह ही करेगा। अब जब मैं उसको चाहूंगा कि वो वैसा ना करे, बल्कि सही तौर पे करे, या प्लेट में रखे, या उस पैकेट में से जो चीज़ निकली है वो अगर वो जंक नहीं है तो वो उसको चूरा किए बगैर वैसे खा ले, तो वो नहीं करना चाहेगा, मुझे वो करवाना होगा। अब जब करवाना चाहूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसका रिजल्ट के तौर पे वो रिएक्ट करेगा। वो रिएक्शन में क्या करेगा, कोई भी क्राइंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, कुछ भी बिहेवियर उसका शो हो सकता है। अब जब मैं उसको उस तरह से अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस कर दूंगा, अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको मजबूरन करवा दूंगा, आप कह लें चंद दिन के लिए, चंद कंसिस्टेंसी के साथ, अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो रिपीट अब भी करेगा, लेकिन अब अप्रोप्रिएट उस काम को करेगा, रिपीट जो मैंने उसको ज्यादा करवाया है। सो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू हाईलाइट कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हैं, और इसमें हमें दोनों एंड्स पे टीम वर्क के तौर पे क्या करना चाहिए। तो आई ट्रस्ट दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। वी आर ऑलवेज देयर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। ये कुछ प्रॉब्लम्स जिस तरह के एनवायरमेंटल बहुत मुझे बार बार मिल रहे थे कंसर्न्स पेरेंटल एंड से मुख्तलिफ बच्चों के। सो आई थॉट दैट आई शुड गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई इनटू ऑल द सच बिहेवियर्स। अब वो बिहेवियर्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी ऑड बिहेवियर हो सकता है, उसको एनालाइज कर लें। अगर वो एक ऑड बिहेवियर है और रेपिटेटिव बिहेवियर है तो उसकी अपॉर्चुनिटी उसको ना दें, और उसको सिखाने के हवाले से ये चीज़ें उसकी इम्प्रूव कर दें। दिस विल हेल्प इंशाल्लाह। थैंक यू।